नमस्कार मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में मैं आपके सामने एक इंसान की बहुत ही ज्यादा भयानक लेकर आया हूं। आज उस इंसान की उम्र तकरीबन 35 वर्ष है और ये घटना जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है वो लगभग 15 साल पहले की है। तो उनका नाम है अजीत और आज वह एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करते हैं और उनसे मेरी मुलाकात कुछ समय पहले ही हुई थी जब मैं अपने चैनल के सिलसिले में अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गया था। अब क्योंकि मेरे दोस्त को पता था कि मैं आजकल आप लोगों को हॉरर हादसों के बारे में जानकारी देता हूं और उसी समय अजीत भी हमारे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसे तो बहुत सारे हादसे अपने चैनल पर सुनाए होंगे, लेकिन मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था और शायद उस समय काली माता की कृपा नहीं होती तो शायद आज वो जिंदा भी नहीं रहते। अजीत जी ने मुझे बताया कि वैसे तो वो रहने वाले दिल्ली के हैं, लेकिन उस हादसे के बाद आज से 15 साल पहले उन्होंने दिल्ली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और बम्बई के न्यूज़ चैनल में काम करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के स्टूडियो दिल्ली और नोएडा के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे को भी ये बात आश्चर्यजनक लगी कि जब देश के बड़े चैनल्स दिल्ली में है तो ये यहाँ बम्बई में क्या कर रहे हैं। लेकिन जो हादसा उन्होंने मेरे साथ शेयर किया तब मुझे पता लगा कि उन्होंने दिल्ली को 15 साल पहले क्यों छोड़ दिया था। तो इस कमाल की और ज़बरदस्त स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मुझे आपसे एक शिकायत है कि आजकल आप लोग कमेंट्स में अपने सुझाव बहुत कम दे रहे हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से कहानियाँ लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे पूरा नहीं मिल रहा। तो जल्दी से अपना प्यारा सा कमेंट करें और जो साथी पहली बार कहानी सुनने के लिए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी लॉयल फैमिली के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाइए। तो चलिए इस स्टोरी को अजीत के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजीत कुमार है। इस समय मैं मुंबई के एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ। पत्रकारिता में स्नातकोत्तर करने के बाद मुझे कई कंपनियों से नौकरी के अवसर आए। मेरा घर दिल्ली में है तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली से मुझे नौकरी का कोई अवसर नहीं मिला। वहाँ के भी कई प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल से मुझे काम का प्रस्ताव मिला था, लेकिन आज से तकरीबन 15 साल पहले की कुछ कड़वी यादों ने मेरे दिल और दिमाग को इतना डरा और थका दिया था कि मैं दिल्ली में रहना ही नहीं चाहता था, वरना कौन अपने माँ बाप से दूर रहना पसंद करता होगा। आजकल का आधुनिक युग यह करने से इनकार करता है कि इस मानव शरीर से परे भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इंसान को बहुत कुछ सोचने और समझाने पर मजबूर कर देते हैं, यहाँ तक कि आपके दिल दिमाग को इतनी दहशत में डाल सकते हैं कि आप शायद ही कभी इससे उबर पाएं। आज मेरी उम्र 35 वर्ष है और यह बात लगभग 15 वर्ष पहले की है। मैं तब 20 वर्ष का था और दिल्ली में ही अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। दिल्ली के भारत नगर में मेरा घर था और मेरा स्वभाव काफी अंतर्मुखी था। मेरा एक ही दोस्त था, उसका नाम विक्की था। उस दिन सब नया साल मना रहे थे। वह 2010 की बात है। सभी लोग नया साल मनाने के कार्यक्रम में जुटे हुए थे। सभी लोगों का अपना नया साल मनाने का अलग अलग प्रोग्राम बन रहा था। मैं और मेरा दोस्त विक्की, हम दोनों ही काफी सीरियस किस्म के इंसान थे, तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना कनॉट प्लेस जाकर गुरुद्वारा बंगला साहिब और हनुमान मंदिर में माथा टेककर अपने नए साल की शुरुआत की जाए। हम दोनों का ही सभी धर्म पर पूरा पूरा विश्वास था, इसलिए हम दोनों दोस्तों ने तय किया कि 31 दिसंबर की शाम को गुरुद्वारा बंगला साहिब चला जाएगा और वहां पर रात भर सेवा करने के बाद सुबह सुबह हनुमान मंदिर में माथा टेक कर हम लोग अपने घर वापस आ जाएंगे। हम दोनों ने ही अपने घर पर सूचित कर दिया था। इस तरह हम दोनों दोस्त अपना नया साल मनाने के लिए तैयार हो गए और लगभग 8 बजे अपने घर से निकले। नया साल होने की वजह से सड़कों पर बहुत भीड़ थी। बसें और ऑटो आदि सभी सर्विसेज लगभग बंद थी। मेरे ख्याल से सभी अपना अपना नए साल मनाने के लिए व्यस्त थे। इस तरह मुझे और मेरे दोस्त को ऑटो का इंतजार करते करते लगभग 9:30 बज गए। 9:30 बजे थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई। हम लोगों ने सोचा
कि शायद अब हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। अब हमें कोई भी ऑटो मिलने से रहा। लगभग 15 मिनट बाद एक ऑटो आता दिखाई दिया जो खाली था। हमने उसे रोककर बांग्ला साहिब जाने के लिए पूछा। शायद ऑटो वाले को भी वही जाना था, इसलिए वह मान गया। हम दोनों दोस्त उसमें बैठ गए। शायद आप लोग जानते होंगे, दिल्ली में जिस जगह हम रह रहे थे वहां से बंगला साहिब जाने के लिए कुछ समय लगता है, और उस समय काफी हद तक यातायात भी कम हो गए थे, क्योंकि नए साल की रात सबका अपना अपना कोई ना कोई प्लान भी जरूर बन रहा था। लेकिन उस समय आज की तरह सड़कों पर इतनी भीड़ नहीं होती थी। जब हम गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास पहुंचने वाले थे तो उस रास्ते में एक जगह ऐसी भी आती है जहां दाएं बाएं दोनों तरफ नॉर्थ ब्रिज यानी कि जंगल का एरिया शुरू हो जाता है। उस ऑटो वाले ने अचानक से अपना रूट उस जंगल में कर लिया। हम उससे पूछने लगे कि आपने रास्ता अचानक क्यों बदल दिया है। उसने कहा कि नए साल होने की वजह से गुरुद्वारा और मंदिर के चारों तरफ काफी भीड़ होगी, इसलिए मैं अपना समय नहीं गंवाना चाहता। आप लोगों को समय पर पहुंचाकर मुझे भी कुछ काम है, इसलिए यहां से शॉर्टकट ले रहा हूं। ऐसा कहकर ऑटो वाले ने हमें आश्वस्त किया और अपनी धुन में मग्न चला रहा था। अभी हम 10 मिनट दूर ही चले होंगे कि हमें एक औरत भी उसी रास्ते से जाती हुई दिखाई दी। उस औरत ने साधारण से सलवार सूट पहन रखे थे। उसकी विशेषता यह थी कि उसके बाल लंबी छोटी में गोते हुए उसकी कमर पर बल खा रहे थे। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि अजीत, हम इन बहन जी को भी अपने साथ बिठा लेते हैं। इस जंगली एरिया में चोर बदमाशों का क्या पता है, इतनी रात को अकेले जा रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। मुझे भी विक्की के विचार उचित लगे, इसलिए मैंने ऑटो वाले भैया से कहा कि भैया, आप इन बहन जी से कहिए कि यह भी हमारे साथ चले। ऑटो वाले ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, आप लोग अपने काम से काम रखिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इस रास्ते पर किसी को भी मत पुकारिएगा। मेरी मजबूरी ना होती, मुझे अस्पताल नहीं जाना होता तो मैं इस रास्ते पर कतई नहीं आता। अब आप चुप रहिए और अपने काम से काम रखिए। मुझे बहुत खराब लगा कि यह हमसे किस तरह बात कर रहा है, और एक अकेली नारी को इस तरह छोड़कर जाना या उससे मदद के लिए ना पूछना, यह किस हद तक उचित है। मैं ऑटो वाले का इंतजार न करते हुए जैसे ही हमारा ऑटो उस औरत की बगल से गुजरा तो उस औरत से मैं ही पूछ लिया, बहन जी, आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर उसे ऑटो वाले ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बम का धमाका कर दिया हो। ऑटो वाले ने गुस्से में मुझे देखते हुए कहा, क्या बात है, जो मैंने कहा वह तुमने सुना नहीं? और वह ऑटो फुल स्पीड में दौड़ने ही वाला था कि उस औरत ने ऑटो का हैंडल पकड़कर मेरी तरफ देखा। मैं वह चेहरा जिंदगी भर नहीं भूल सकता, चाहूं तो भी नहीं भूल सकता। उस औरत की शक्ल आधी जली हुई थी और आंखें बिल्कुल सफेद हो रही थी। उनमें काली पुतलियां तो थी ही नहीं। उसने बहुत जोर से चीख मारी और मुझे कहने लगी, जहां तुम चलोगे मैं भी वहीं चलूंगी। मैं और मेरा दोस्त दोनों चिल्लाने लगे। ऑटो वाला भी अपना खूब जोर लगा रहा था, लेकिन वह चाहकर भी 1 इंच ऑटो को नहीं दिला पा रहा था। उस औरत की मजबूत पकड़ ही कुछ ऐसी थी कि मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। कुछ समय बाद ऑटो पर से उस औरत की पकड़ कुछ ढीली हुई और ऑटो वाले ने ऑटो भगा दिया। पर आश्चर्य ये था कि वो औरत भी उतनी ही रफ्तार से हमारे देश साथ साथ दौड़ रही थी। तभी ऑटो वाले ने जोर जोर से ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ हमने भी ओम नमः शिवाय कहना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब हमने आंखें खोली तो वह औरत वहां नहीं थी, पर अब भी हम उस जंगल की सड़क पर थे। लगभग 10 मिनट बाद जंगल से हम सड़क पर आ गए और कुछ ही देर में उस ऑटो वाले ने हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा दिया। ऑटो वाले ने अपना किराया लेते हुए गुस्सा जताते हुए कहा, मैंने आपसे मना किया था कि इस रास्ते पर बात नहीं कीजिएगा, फिर आपने उसे औरत से बात क्यों की? मैंने ऑटो वाले से गुस्से में कहा, हमने तो मानवता के नाते उस औरत से पूछा था, पर यदि आपको मालूम था कि यह रास्ता सुरक्षित नहीं है तो फिर आप हमें इस रास्ते पर क्यों लेकर आए? यह मेरी मजबूरी थी, यह आप अभी नहीं समझेंगे।
इतना कहकर उसे ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट किया और चलता बना। विक्की ने उदास होते हुए कहा, अजीत, क्या अभी तेरा मन कहीं बाहर रुकने का कर रहा है? मेरा तो मन कर रहा है कि अभी पापा को फोन करूं और घर चला जाऊं। मैंने विक्की से कहा, छोड़ना यार, मैं जानता हूं कि अभी अभी हमने जो देखा वह शायद साधारण नहीं था और काफी डरावना भी था, लेकिन भोले बाबा की कृपा से हम ठीक ठाक हैं, यही काफी है। चलो हम प्रभु की शरण में चलते हैं, शायद हमारा दिमाग और आत्मा सही हो जाए। उसका हाथ पकड़कर हम दोनों गुरुद्वारा साहिब में चले गए। वहां पर हमने पूरी रात भजन सुना और सेवा करने में हमारा अधिकतर समय व्यतीत हुआ। सुबह के 6 बजे हम लोगों ने हनुमान मंदिर में माथा टेका और उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए। विक्की ने मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी और उसके बाद वह अपने घर चला गया। मैं भी काफी थक गया था, इसलिए अपने कमरे में सोने चला गया। माँ ने हमसे नाश्ते के लिए पूछा, लेकिन हम प्रसाद ग्रहण कर आए थे, इसलिए भूख नहीं थी। बस बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। नहीं नहीं, हमारा पीछा छोड़ो, हमारे पीछे कौन है यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जोर से चिल्लाया और तभी मेरी आंख खुल गई। जब मैंने देखा तो सामने मेरे पिताजी और मेरी बहन खड़े थे। मेरी माँ मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। मैंने अपनी कमरे में सबको खड़ा हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ माँ? आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बहन स्वाति ने मुझे मेरा जवाब दिया, भैया आप बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और हमारे उठाने के बाद भी आप नहीं उठ रहे थे, इसलिए माँ ने आपके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर आपको उठाया है। मैंने अपनी माँ से पूछा, समय क्या हो रहा है? माँ ने मुझे हैरानी से देखते हुए उत्तर दिया, रात के 10 बज रहे हैं। मैंने अपनी माँ से पूछा, क्या 10 बज रहे हैं? मैं तो लगभग सुबह 8 बजे सोने के लिए गया था और अब 10 बज रहे हैं। क्या आप लोगों ने मुझे दिन में उठाया नहीं? माँ ने उत्तर दिया, हम लोगों ने तुम्हें कई बार जगाया, लेकिन तुम्हें काफी तेज बुखार हो रहा था और तुम उठ भी नहीं रहे थे। लेकिन अब रात हो चुकी है और हमने डॉक्टर साहब को फोन किया है, वह आते ही होंगे। मैंने अपने आप को छू कर देखा तो सच में मुझे काफी तेज बुखार हो रहा था। जब मैं सोया था उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं एकदम ठीक ठाक था। फिर एकदम से इतना तेज बुखार और बेहोशी कैसे? मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी कमरे में डॉक्टर सिन्हा आ गए। वह हमारे पारिवारिक डॉक्टर थे और जब भी कोई बीमार होता तो हम लोग उन्हीं के पास जाते थे और आपातकाल में उन्हें घर भी बुला लेते थे। डॉक्टर सिन्हा ने मुझे आते ही पूछा, क्या हुआ छोटू, तुम बहुत बीमार लग रहे हो? वह अक्सर मुझे छोटू के नाम से ही पुकारते थे। मैंने उनको सारी बात संक्षिप्त में समझाते हुए कहा, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं और मेरा दोस्त विक्की कल रात को नए साल के लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब और हनुमान मंदिर गए थे। पूरी रात बाहर रहने और न सोने की वजह से हो सकता है तबीयत कुछ खराब हो रही है। वो बोले, ओह अच्छा, हो सकता है थकावट की वजह से तुम थोड़ा लो फील कर रहे हो, लाओ मैं तुम्हारा बुखार चेक करूं। और उन्होंने थर्मामीटर मेरे मुंह में दबा दिया। डॉक्टर सिन्हा ने कहा, नहीं बेटा, यह अचानक नहीं हो सकता, तुम्हें 104 डिग्री बुखार है और तुम कह रहे हो कि यह बस थकावट है। थकावट से इतना बुखार नहीं होता है। और कुछ टेस्ट लिख दिए। फिर वो बोले, मिस्टर कुमार, ये टेस्ट लीजिए और इन्हें करवा लीजिए, शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। मुझे आप कल शाम को ये सारी रिपोर्ट्स के साथ मिले और फिलहाल मैं बुखार को कम करने के लिए दवाई दे रहा हूँ। देखो छोटू, समय से अपनी दवाई खाना और खाने पीने का ख्याल रखना, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। मैंने उनसे दवाई समय पर लेने का वादा करते हुए उनसे विदा ली। वह मम्मी पापा के साथ बाहर चले गए। कमरे में बस मैं और मेरी बहन स्वाति थे। स्वाति मेरी तरफ बहुत डरी हुई दृष्टि से देख रही थी, जबकि मेरे और मेरी बहन के बीच केवल 2 ही वर्ष का अंतर था और हम दोनों दोस्तों की तरह रहते थे। स्वाति ने डरे हुए स्वर में मुझसे पूछा, भाई तुझे क्या हुआ? क्या तुम हम सबसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने नजरें चुराते हुए कहा, अरे पागल, मैं तुझसे कोई बात छुपा सकता हूं क्या? और मैं बिस्तर पर लेट गया।
स्वाति ने मुझे गरम गरम सूप पिलाया और मेरी दवाइयाँ देकर वह अपने कमरे में जाने लगी। स्वाति ने मुझसे कहा, भाई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ ज़रूर देना, मैं बाहर ही हूँ, अब आप आराम करो। और बाहर चली गई। दवाइयों और सूप की गर्माहट से मुझे थोड़ा आराम मिला। मुझे फिर से नींद आने लगी। मैं रज़ाई ओढ़कर सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई गला दबा रहा हो। मैंने एक झटके में अपनी आंखें खोली। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैंने अपने साथ वाले टेबल पर रखे हुए लैंप का बटन जलाया और घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज रहे थे। यह क्या? मैं इतनी देर तक कैसे सोता रहा हूं? मैं बिस्तर से उठा और आंखें मलते हुए बाहर आ गया। बाहर भी हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई भी नहीं है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है। अमूमन इस वक्त हम लोग रात का खाना खा रहे होते हैं। बाहर हाल में टीवी चल रहा था और उस पर कोई हॉरर मूवी आ रही थी। मैंने डरते डरते बाहर की लाइट ऑन की। फिर मैं दौड़कर मम्मी पापा के कमरे में गया, पर वहां भी कोई नहीं था। स्वाति का कमरा भी खाली था। तभी मेरे कानों में रसोई में से खटर पटर की आवाजें आने लगीं। मैं भागता हुआ रसोई में आया तो वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं आज भी यह नजारा याद नहीं करना चाहता। एक औरत जिसकी गर्दन बहुत लंबी थी, वह रसोई में कुछ बना रही थी। इतनी लंबी गर्दन वाली औरत मैंने कभी नहीं देखी थी। उसके बाल लहरा रहे थे। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और मैंने पूछा, कौन हो तुम? वह औरत मेरी तरफ मुड़ी। मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसे दिल का दौरा पड़ जाता। जो औरत हमारे ऑटो के पीछे भागी थी, उसी ने फटा पुराना सूट पहन रखा था। उसके लंबे बाल लटक रहे थे और उसकी गर्दन और असाधारण रूप से लंबी थी। गैस पर और कुछ नहीं, मेरा सर रखा हुआ था। मुझे देखकर उसने बहुत वहशी ठाका भरा और हंसने लगी। अजीत उठो, अजीत उठो, चलो खाना खा लो। अचानक इस आवाज से जब मैंने आंखें खोली तो अपनी मम्मी पापा और बहन को अपने आसपास पाया। मैं अभी भी उस दृश्य से उबर नहीं पा रहा था जो मैंने रसोई में देखा था। मैं घबराकर अपने आसपास देखने लगा, पर मैं तो अपने बिस्तर पर ही था और घड़ी शाम के 8 बजा रही थी। मेरे दोनों तरफ मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे और स्वाति मेरा हाथ पकड़कर बैठी थी। स्वाति ने कहा, भैया चलो कुछ खा लो, अब बहुत देर हो गई। आप सो रहे थे इसलिए हमने आपको उठाया नहीं। चलिए, आज माँ ने आपका पसंदीदा खाना बनाया है। और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। मैं अभी भी बाहर नहीं जाना चाहता था। पता नहीं क्या देखने को मिल जाए, पर मैंने रसोई की तरह देखा तो वहां कुछ नहीं था। वहां पर केवल शांति थी और सारा खाना मेज पर लगा हुआ था। हमारे पीछे पीछे हमारे मम्मी पापा भी आ गए और हम लोग बैठकर खाना खाने लगे। मम्मी ने मेरे मनपसंद राजमा चावल बनाए थे। हालांकि मैं केवल कुछ ही घंटे की गहरी नींद से सोकर उठा था, लेकिन मुझे इस तरह भूख लग रही थी जैसे मैंने बरसों से कुछ नहीं खाया हो। माँ, पिताजी और स्वाति मेरी तरफ देखते ही रह गए। मैंने एक नहीं पूरी 30 रोटियां खाईं और बहुत सारे चावल भी, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं है। फिर मैंने बहुत सारा दूध पिया और वापस से सोने की इच्छा जताई। मैंने अपने पिताजी को अपने माताजी से कहते हुए सुना, दवा की वजह से हो सकता है उसे भूख लग रही हो। उसने वैसे भी कल से कुछ नहीं खाया है। अजीत की माँ, तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। लेकिन मुझे सोने की इतनी तेज इच्छा हो रही थी कि मैं आकर अपने बिस्तर पर भर भराकर गिर गया। स्वाति ने माँ पिताजी से कहा, माँ पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी ने स्वाति से पूछा, बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? स्वाति ने माँ पिताजी से कहा, माँ पापा, यह भाई नहीं रहा है। आप मानिए या मत मानिए, लेकिन भाई की आंखों में कुछ अजीब सा है। उन्हें देखकर डर लगता है। आप डॉक्टर के साथ साथ पंडित जी को भी बुलाएं। मैं चाहती हूं कि मेरे भाई को एक बार पंडित जी अवश्य देखें। क्या आप लोगों को उनका बर्ताव अजीब नहीं लग रहा है? भैया ने इतना खाना सारी जिंदगी में भी एक साथ नहीं खाया जितना कि आज उन्होंने खाया, और जब से वह रात बाहर गुजार कर लौटे हैं, न तो ढंग से किसी से बात कर रहे हैं और न ही ढंग से व्यवहार कर पा रहे हैं। बात करते करते उनकी आवाज भी बदल जाती है। मैंने गौर से सुना है।
मेरी माँ ने रोते हुए कहा, यही मैं कहना चाहती हूँ अजीत के पापा, जरूर बात कुछ और है। ये मेरे बेटा है ही नहीं, इसकी हरकतें देखो आप। जरूर मेरे बेटे को कुछ हो गया है। आपको मेरी कसम है, आप पंडित जी को फोन करिए और उन्हें घर आने के लिए कहिए। काश मेरी माँ ने यह सब ना कहा होता। मुझे याद है कि मेरे कानों तक उनकी आवाज आ रही थी, लेकिन उस रात जो हुआ उसके बाद मुझे अपनी शख्सियत पर से ही भरोसा उठने लगा था। लगभग 2 बजे का समय था। हमारे घर में हमारी प्यारी पालतू बिल्ली किट्टी पिछले 3 वर्षों से हमारे साथ रह रही थी। वह ज्यादा वक्त मेरे या स्वाति के साथ ही बिताती थी और हमारे साथ खूब मटर गश्ती करती थी। मुझे मालूम था कि मैं कई थाली खाना ठूंस कर खाया था। उसके बावजूद भी जब मैं 2 बजे के आसपास उठा तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। मैं उठकर रसोई की तरफ गया। वहां कुछ खाना रखा था। मैंने वह सारा खाना चुटकियों में खत्म किया, पर उसके बावजूद भी मुझे शांति नहीं मिल रही थी। तभी हमारी प्यारी बिल्ली मुझे देखकर गुर्राई। उसके सारे बाल मुझे देखकर खड़े हो गए। पता नहीं मेरे मन में क्या आया। मैंने एक झपट्टा मारा और उसकी नाजुक गर्दन को तोड़ दिया। उसके बाद मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं उसका बहता हुआ रक्त पी लूं, लेकिन पता नहीं क्या था जो मुझे रोक भी रहा था। ये सब आवाजें सुनकर मेरी माँ बाहर आ गई। शायद उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मेरी अवस्था देखकर, मेरे रक्त से सने हाथ देखकर माँ घबरा गई और जोर से चिल्लाई। मैंने उन पर भी हमला कर लिया और उन्हें भी पूरी तरह घायल कर दिया। ये सब शोर शराबा सुनकर सब बाहर आ गए। उसके बाद मुझे याद है कि 4 बजे के आसपास पंडित जी को बुलाया गया था। वह हमें काफी सालों से जानते थे और मेरे स्वभाव से भी परिचित थे। उन्होंने मुझे देखते ही मुझे शांत रहने के लिए कहा और मुझसे कहने लगे, अजीत बेटा, किसी भी कीमत पर अपने अंदर की अच्छाई को मरने मत देना। भगवान पर और अपने आप पर हमेशा विश्वास रखना। मुझे बताओ, कुछ तो तुम्हारे साथ हुआ है जो तुम छुपा रहे हो। तू अब क्या जानने आया है पंडित? हाँ 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 हाँ, ये कहते हुए मैंने जोर से ठहाका लगाया। मेरे अंदर से आवाज आई, अब तो कुछ नहीं बचा है। यह शरीर मेरे पति का है और इसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। साथियों, ये जो सभी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूं। ये सभी बातें इस पूरे हादसे को होने के बाद मुझे मेरे परिवार वालों ने बताई थी, लेकिन मैं यहाँ पर उस घटना की टाइमलाइन साथ ही आपको सभी बातें बता रहा हूं। तो मुझे बाद में बताया गया कि मैंने अपने पंडित जी पर भी हमला किया, जिस तरीके से मैंने पंडित जी पर हमला किया था। पंडित जी ने मेरे माता पिता से कहा कि यह बला उनसे काबू में नहीं आने वाली, इसलिए मुझे किसी तांत्रिक को दिखाया जाए। उन्होंने हमें बालाजी मेहंदीपुर राजस्थान जाने का भी सुझाव दिया, लेकिन मेरी हालत इतनी हिंसक हो चुकी थी कि मुझे कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता था। जिस तरह की आवाजों में मैं रात को चिल्लाया करता था, उस हिसाब से मोहल्ले वाले भी मुझे पागल खाना भेजने के लिए मेरे परिवार पर दबाव डाल रहे थे। मुझे कई तांत्रिक और बाबाओं के पास ले जाया गया। मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मैंने धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। पूरा कमरा गंदगी से भर दिया था। मुझे नहाना धोना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। घर में यदि चूहा भी आ जाता था तो मैं उसे भी मारकर खा जाता। इस तरह की हरकतें मुझे बताया गया कि मैं करने लगा था, लेकिन किसी भी तरह मेरी इस दशा पर काबू नहीं पाया जा रहा था। मेरी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था और मेरी बहन, वह मुझसे बहुत ज्यादा डरती थी। केवल मेरे पिता थे जो एक चट्टान की तरह मेरे सामने ढाल बनकर खड़े थे। उन्होंने मेरी हर बदतमीजी और हर बुरी हरकत को बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे ठीक होने की उम्मीद नहीं छोड़ी। जहां किसी ने बताया वहीं दर बदर भटकते रहे ताकि मैं ठीक हो जाऊं। यह बात पितृपक्ष के दौरान की है। हमारे घर में पितृपक्ष से पहले घर के मरम्मत और रंग रोगन आदि का कार्य हो रहा था। पिताजी का कहना था कि पितृपक्ष में नया काम आरंभ नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने भरोसे के 3-4 आदमियों को काम पर लगाया हुआ था। पूरे घर में रंग रोगन हो रहा था, लेकिन मेरे कमरे की तरफ जाना सख्त मना था। सभी से स्पष्ट कह दिया गया था कि इस कमरे से और मुझसे दूर रहें,
लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ें और मेरी हरकतें आदि सुनकर उनमें से एक मजदूर जो अभी अभी गांव से आया था और उसने नया नया काम करना शुरू किया था, मेरी तरफ आकर्षित हो गया। वह कोलकाता का रहने वाला था। उसे मेरी सभी हरकतें बहुत अजीब लगती थी। अभी उसने मुझे देखा नहीं था, लेकिन जिस तरह की आवाज़ें मेरे कमरे से जाती थी और जिस तरह की बदबू मेरे कमरे से बाहर जा रही थी, उसे सुनकर उसने मेरे पिताजी से कहा, साहब, आप चाहो तो मैं आपके बेटे की मदद कर सकता हूं। उस मजदूर का नाम किशन था। मेरे पिताजी ने किशन से पूछा, क्या तुम जानते हो मेरे बेटे को क्या हुआ है? किशन ने कहा, जी, आपके बेटे को कोई परलौकिक शक्ति परेशान कर रही है। उसके दिमाग में कोई नुक्स नहीं है, शारीरिक रूप से भी उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह कई महीने से ऐसे ही बर्ताव कर रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ों से मुझे लगता है कि वह पूरी तरह किसी आत्मा के बस में आ चुका है। मेरे पिताजी ने पहली बार मायूस होते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरा बेटा जनवरी के महीने से ऐसे ही बर्ताव कर रहा है। उसके स्वभाव में यह परिवर्तन अचानक नहीं, धीरे धीरे आया है और अब तो वह बिल्कुल शैतान का ही दूसरा रूप हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी मेरे पिताजी और वह मजदूर दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मेरी माँ भी वहां आ पहुंची। मेरी माँ ने मेरे पिताजी से पूछा, क्या आप विक्की को जानते हैं? मेरे पिताजी ने मेरी माँ से पूछा, हाँ हाँ, जानता हूँ, अजीत का दोस्त है ना, क्या हुआ उसे? मेरी माँ ने रोते हुए मेरे पिताजी को बताया, पता नहीं कैसे उसके घर वालों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा था। उसे बहुत डर लगने लगा था और आज तो उसने पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो दिया और जानते हैं, उसने 12 माले की बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मेरे पिताजी ने हैरानी से मेरी माँ से पूछा, अजीत की माँ, यह तुम क्या कह रही हो? किशन ने बहुत ही ठहरी हुई आवाज में कहा, जिन शक्तियों से आपके बेटे का पाला पड़ा हुआ है, उसका अंजाम भी यही होगा। मेरी माँ ने अपना आपा खोते हुए उस मजदूर को डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ, खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में ऐसी ऐसी बात की। कौन है यह बदतमीज? इसे अभी यहां से निकालो। पापा ने मेरी माँ को समझाते हुए कहा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अजीत की माँ, यह हमारी मदद ही करना चाहता है, यह हमारा बुरा नहीं चाहता। फिर उन्होंने उस मजदूर को इशारे से जाने के लिए कहा और मेरी माँ को चुप करवाने लग गए। शायद वह लोग नहीं जानते थे कि मैं उनकी बातें बहुत दूर से भी बहुत आसानी से सुन सकता था। मैंने दरवाजे के छेद में से किशन को देखा और किशन ने जाते जाते मेरे दरवाजे की तरफ पलट कर देखा, जैसे उसे कुछ एहसास हो रहा हो। फिर वह अपना सिर झटक कर वहां से चला गया, लेकिन मैंने उसकी छवि अपनी नजरों में उतार ली थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मुझे बहुत अच्छी तरह 2 तालों में बंद करके रखा जाता था, लेकिन मेरे लिए यह सब बंधन मायने नहीं रखते थे। मैंने खिड़की का दरवाजा खोला और बड़े ही आराम से रेंगते हुए दीवार से उतरकर किशन के घर की तरफ चल दिया। कितनी बड़ी हैरानी की बात थी कि जिस किशन को मैं जानता तक नहीं था, उसके बारे में कुछ भी पता लगाना मेरे लिए ऐसे आसान हो गया था जैसे कि मैं उसे वर्षों से जानता हूं। मैं धीरे धीरे चलते चलते एक बस्ती की तरफ आ गया। बस्ती में कदम बढ़ाते ही कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। फिर मैंने एक झोपड़ी का रुख किया। मेरे कदम खुद ब खुद मुझे वहां ले जा रहे थे। वहां जाकर मैंने खिड़की से देखा तो किशन सो नहीं रहा था, बल्कि रात के 2 बजे वह अपने कमरे में कुछ हवन कर रहा था। उसके कमरे में काली माँ की एक बड़ी सी मूर्ति रखी थी। इसके आसपास बहुत सारी सामग्रियां रखी हुई थी और वह हवन में आहुति देकर शायद उनकी साधना कर रहा था। मैं गया तो इस इरादे से था कि मैं किशन की गर्दन मरोड़कर हत्या कर दूंगा, लेकिन पता नहीं उसकी झोपड़ी में कौन सी शक्ति थी जो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही थी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ गई और वह मुझे देखते ही बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। मैं उसे बहुत देर तक बाहर से ही घूरता रहा और वह अंदर से मुझे घूरने के साथ साथ अपना हवन भी करता रहा। ना उसने मुझे कुछ कहा और ना ही मैंने। लगभग 2 घंटे बाद जब मेरा कोई जोर नहीं चला तो मैं वहां से उल्टे पैर वापस आ गया।
घर आने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। ये सारी बातें मुझे मेरी बहन स्वाति ने बताई थी। आप सोचकर देखिए कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। अगले दिन उस मजदूर ने मेरे पिताजी को रात की घटना बताई। वह बहुत ही बेफिक्री से अपनी बात पूरी कर रहा था। मेरे पिताजी बहुत हैरान होते हुए बोले, हम तो अजीत की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते हैं। उसके कमरे में 2-2 ताले लगाकर रखते हैं, मेन गेट भी अंदर से बंद रखते हैं। फिर वह तुम्हारे घर कैसे पहुंच गया और उसने तुम्हारा घर कब देख लिया? मेरे पिताजी की आवाज में बहुत आश्चर्य था। किशन ने कहा, मैंने आपसे कल भी कहा था कि वह आपका बेटा अजीत नहीं है, वह कोई और शक्ति है और इन शक्तियों के लिए किसी के भी घर का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरा यकीन मानिए, आपके बेटे को इस समय ईश्वर की कृपा की बहुत जरूरत है। पिताजी ने लगभग रोते हुए स्वर में उस मजदूर से कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? किशन ने कहा, जी भाई साहब, भगवान की कृपा से मुझे माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त है और मैं उनकी इस शक्ति का प्रयोग दुनिया की भलाई के लिए ही करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके बेटे की मदद कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा। पिताजी ने उससे पूछा, तो ठीक है किशन, जैसे तुम्हें उचित लगे तुम बता दो, हमें क्या करना होगा? किशन ने कहा, सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिए और मैं आपको एक सामान की पर्ची लाकर देता हूं। आज रात को वह सामान ले आइए। मैं आपके घर रात के 11 बजे आ जाऊंगा और एक हवन शुरू करूंगा। यदि मां काली की कृपा रही तो सुबह के 4 तक आपका बेटा सामान्य हो जाएगा। इतना कहकर किशन अपने काम में लग गया, पर मैंने अपने कमरे में उसकी आवाज सुन ली थी और मैंने अपने कमरे में ही ऊधम मचाना शुरू कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा, दरवाजे पर नाखून कुरेदने लगा। मैं उसे भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था और कमाल की बात है कि मेरे मुंह से एक औरत की आवाज निकल रही थी। मेरे पिताजी ने बहुत हैरानी से किशन की तरफ देखा, लेकिन किशन ने उन्हें हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और वह अपने काम में लगा रहा। मेरे पिताजी ने बाजार का रुख किया और वह सामान लेने उसी समय चले गए। उस सामान में बहुत विचित्र तरह का सामान था जो मेरे पिताजी को कई दुकानों की खाक छानने के बाद मिला था, और सबसे बड़ी बात की उस सामान में 2 किलो बकरे का मीट और 3-4 बोतल शराब की भी लिखवाई गई थी। मेरे पिताजी बहुत हैरान हो रहे थे कि यह सब कौन खाएगा, लेकिन उन्होंने बिना कोई सवाल किए सारा सामान लाकर किशन के सामने रख दिया। रात को 10 बजे तक सभी अपना मन पक्का करके बैठे थे। लगभग 11 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और किशन अपने साथ एक आदमी और लेकर आया था जो वेशभूषा से कोई तांत्रिक ही लग रहा था। दोनों ने आकर हवन की विधि बनाई और सारा सामान अलग अलग थाल में सजाकर रख दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे पिताजी से धीरे से कान में कहा कि मेरे कमरे का ताला खोल दिया जाए। मेरे पिताजी ने चुपचाप मेरे कमरे का ताला खोला और वापस आकर बैठ गए। उसने सभी के लिए आसान बनाए और उसे सिंदूर से कीलित भी कर दिया। किशन ने मेरे पिताजी को और मां को समझाते हुए कहा, किसी भी कीमत पर आप लोग इस सिंदूर की रेखा से बाहर नहीं आएंगे, चाहे आपका बेटा आपके कितने भी हाथ पैर जोड़े। लेकिन याद रखिएगा कि यह सब उसकी भलाई के लिए हो रहा है। स्वाति चुपचाप डरी सहमी अपने आसन पर बैठी हुई थी। फिर उसने हवन शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्र उच्चारण करता, मुझे अपने कमरे में बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। मैं बहुत परेशान हो रहा था। हवन के धुएं से मेरी जान घुट रही थी। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मैं उसी समय उठा और दरवाजे पर लात मारकर बाहर आ गया। मैं बाहर आकर उस तांत्रिक को और किशन दोनों को घूरने लगा। किशन ने अपनी रोबदार आवाज में मुझसे कहा, चल बैठ मेरे सामने और अपना स्थान ग्रहण कर। मैंने ना में सर हिलाया, पर उसके साथ जो तांत्रिक आया था उसने मेरी पीठ पर एक जोरदार चिमटा मारा। उस चिमटे की गर्माहट से मेरी चीख निकल गई, लेकिन मैं फिर भी नहीं माना। तब उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे मेरे आसन पर बैठा दिया। मेरे माता पिता यह सब देख रहे थे और मजबूर थे। वह जानते थे कि ऐसा मेरी भलाई के लिए ही हो रहा है। जैसे जैसे किशन हवन के मंत्र पढ़ रहा था, वैसे वैसे मैं झूमने लगा। झूमते झूमते किशन मेरे सामने दारू की बोतल रखता जाता
और मैं, जिसने कभी चाय भी नहीं पी थी। शराब, वह भी बिना पानी के, लगभग एक ही सांस में गटक गया। धीरे धीरे करके मैंने 4 बोतल अपने गले के नीचे उतार दी। फिर किशन ने मुझे मांस भेंट किया, मैंने वह भी खुशी खुशी खा लिया। ये सब ग्रहण करने के बाद किशन ने मुझे मीठे पान भेंट किए। उन पान की गिलोरियों पर मैं किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ा और उन्हें तब मुंह में दबाकर खाने लगा। मेरी यह दशा देखकर मेरी मां ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। जब मैं यह सब खा चुका तब किशन ने मुझसे पूछा, अब तो बता, तू कौन है और कहां से आई है? तेरा मकसद क्या है? मेरे मुंह से आवाज निकली, मकसद क्या है साले? यह मेरा कसम है। तू क्या चाहता है? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे इसके शरीर से अलग कर सके। मेरे शरीर से एक जनाना स्वर उभरा और मेरे परिवार वालों का कहना था कि एक बहुत लंबी गर्दन वाली स्त्री की झलक, जिसका चेहरा जला हुआ था, उन्होंने मुझ में देखी। मेरे परिवार वाले यह सब देखकर बहुत डर गए थे, लेकिन किशन अपने आसन पर बिल्कुल स्थिर बैठा था। किशन ने मुझसे सवाल किया, यह तेरा पति कैसे हो गया? ये तो अभी बहुत छोटा है और इसकी शादी भी नहीं हुई है। क्या इस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया है? मैं बोल रहा था, अरे अभी ही तो छोटा है, पिछले जन्म में तो छोटा नहीं था। ये मेरा आदमी था और मैं इसकी औरत। हम दोनों आपस में बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन एक दिन यह एक उल्टा औरत के चक्कर में फंस गया और इसने मुझे फांसी पर लटकाकर मार दिया। 2 दिन तक मेरी लाश ऐसे ही लटकी रही और तब आस पड़ोस वालों ने मुझे नीचे उतारा, लेकिन 2 दिन तक लटके रहने की वजह से मेरी गर्दन कुछ लंबी हो गई। उसके बाद इसने मेरी लाश को जलाकर यह समझा कि मैं इसका पीछा छोड़ दूंगी। फिर इसने उस औरत से ब्याह कर लिया, लेकिन ज्यादा समय तक यह भी जिंदा ना रहा और यह भी मर गया। तब से लेकर अब तक मैं इसे ढूंढ रही थी और अब अचानक मुझे मिल गया। अब तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूं। ये कहते हुए मैं जानवरों की तरह हंसने लगा और काफी देर तक एक जली हुई औरत की लंबी गर्दन मेरे चेहरे से झलकती रही। किशन ने एक दृढ़ आवाज में कहा, पिछले जन्म में और इस जन्म में कुछ फर्क होता है। जो परमात्मा ने बनाया है, क्या तुझे वह समझ नहीं आता? इस जन्म में यह किसी और का बेटा है, किसी और का पति बनेगा। तुझे उसके शरीर पर इस तरह हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। या तो तू अपनी मर्जी से जा, नहीं तो मुझे जोर जबरदस्ती करनी भी आती है। वो औरत जो मेरे अंदर थी वह बोली, तू क्या कर सकता है साले? ज्यादा से ज्यादा मुझे मार पीट सकता है। तू मार ले, पीट ले, जो मर्जी हो कर ले। गर्म सलाखों से मेरे शरीर को दाग दे, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से इसे ढूंढ पाई हूं। अब मैं इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, बल्कि आने वाली अमावस पर इसे भी जान से मारकर अपने साथ ले जाऊंगी। तुझे जो करना है तू कर सकता है। किशन ने मुझसे कहा, अमावस में तो अभी 10 दिन बाकी हैं। मैं तो तेरा इंतजाम आज रात को ही कर दूंगा। जाना तो तुझे पड़ेगा। जाने से पहले अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। मैं तेरी इच्छा का सम्मान रखूंगा और आशा करूंगा कि तुझे मुक्ति मिल जाए। पर मैं पागलों की तरह हंस रहा था। मुझे लग रहा था कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह केवल मुझे डरा धमका रहा है। तभी किशन ने अपने झोले में से मां काली की छोटी सी मूर्ति निकाली, जो शायद उसने सिद्ध की हुई थी, और बिजली की फुर्ती से खड़ा होकर उसने वह मूर्ति मेरे माथे के बीचों बीच रख दी। मैंने बहुत उत्पात मचाए, लेकिन वह मूर्ति तो जैसे मुझसे चिपक ही गई थी। और मुझे आज भी याद है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे हजारों वॉट का करंट लगाया जा रहा हो। मेरे शरीर से हिला भी नहीं जा रहा था और मेरे मुंह से घिघियाने की आवाज आ रही थी। मैं अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। वह मूर्ति मुझसे तब तक जुड़ी रही जब तक बहुत सारा काला धुआं मेरे शरीर में से बाहर नहीं निकल गया। उस काले गुबार में से दहाड़ने की आवाज आई। तूने मुझे बाहर तो निकाल दिया, लेकिन याद रख, मैं हमेशा इसके आसपास मंडराती रहूंगी और इसे सुख से कभी नहीं जीने दूंगी। और वह गुबार खिड़की के रास्ते बाहर जाने ही वाला था कि किशन अपने आसन से खड़ा हुआ और उसने अपने मंत्रों द्वारा उसे एक मटकी में कैद कर लिया। उसके साथ ही उस मटकी को लाल कपड़े से बांध दिया। मैं अपने आसन पर बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी याद नहीं था।
उसके बाद उन्होंने वह मटकी लेकर मेरे पिताजी से कहा, आपको अभी हमारे साथ इसी समय हरिद्वार चलना होगा। इस मिट्टी के कलश को हमें गंगा की मिट्टी में सदा सदा के लिए दबाना होगा, ताकि यह आत्मा चाहकर भी वापस बाहर न निकले और किसी को परेशान न करे। मेरे पिताजी ने अब तक जो भी देखा था, सहा था, जो मेरी हालत देखी थी, वह तुरंत तैयार हो गए। वह सभी हमें इस अवस्था में छोड़कर तुरंत उस मटकी को लेकर हरिद्वार के लिए निकल गए। मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे और किशन और उसका साथी गाड़ी में बैठे थे। मौसम बहुत बढ़िया था, चांद निकला हुआ था, तारे भी निकले हुए थे। लेकिन कुछ ही देर में मौसम खराब हो गया और बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी, बारिश भी होने लगी। किशन ने मेरे पापा से कहा कि आप धीरज मत खोइए और गाड़ी चलाते रहिए। लगभग 4 घंटे बाद जब वह लोग हरिद्वार पहुंचे, तब जाकर उन्हें कुछ सुकून मिला। उन्होंने फौरन उस मटकी को गंगा मैया के किनारे बहुत गहराई में खुदाई करके दबा दिया और उसके बाद उन्होंने उस जगह को पूरी तरह मिट्टी से भर दिया, ताकि कभी किसी को ऐसा लगे ही ना कि यहाँ कुछ दबा भी हुआ है। सुबह होते ही वह लोग घर आ चुके थे। मैं अभी तक सो रहा था। माँ ने मेरे कमरे की सफाई करवा दी थी और पूरे घर में हवन की खुशबू फैली हुई थी। आज मेरे कमरे में भी दिया बाती हो रही थी और मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। मैं बहुत आराम से नहा धोकर सो रहा था। मेरे पिताजी ने किशन से पूछा, किशन, तुम्हारा यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बताओ, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? किशन ने कहा, एहसान तो आपको काली माई का मानना चाहिए, मेरा नहीं। ये उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है और मैं किसी से एक भी रुपया नहीं लेता। यदि मैं रुपए लेकर यह सब काम करने लगा तो माँ मुझसे नाराज हो जाएंगी, जो मैं कदापि नहीं चाहता। इसीलिए आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार काली माई के नाम से हर साल एक भंडारा करवाकर गरीबों को भोजन बांटते रहिएगा, जिससे माँ की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। कुछ ही देर में मुझे जगाया गया। मैं अपना हुलिया देखकर हैरान हो रहा था। मेरे बाल कंधों तक बढ़ गए थे और दाढ़ी भी। मैंने पिताजी से कहा कि यह सब क्या है। उन्होंने कहा कि तुम बीमार हो गए थे बेटा, इसीलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। उन्होंने घर पर नाई को बुलवाया और मेरी हजामत बनवाई। मैं बहुत कमजोर हो गया था। मेरी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। फिर मुझे गंगा जल से नहलाकर किशन के सामने बिठाया गया और उसने अपने हाथों से ताबीज कुछ मंत्र पढ़ते हुए मेरे गले में बांध दिया। उन्होंने मुझे कहा, आज के बाद कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन यह ताबीज तुम्हारे गले से अलग नहीं होना चाहिए। जितनी भी अच्छी बुरी यादें इन कुछ महीनों में तुम्हारे साथ हुई है, वह तुम्हें सब याद आ जाएगा। उन यादों से घबराना नहीं और विचलित भी मत होना, लेकिन उनको एक सीख समझकर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना। यही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बेहतर होगा। अपना ध्यान रखना बच्चे। ये कहते हुए किशन ने मेरे सिर पर हाथ रखा और चला गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। उसके बाद हमारे घर में रंग रोगन का कार्य भी संपन्न हुआ। पितृपक्ष और नवरात्रि भी बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। मुझे मेरे दोस्त विक्की की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था और मैं जानता था कि यह जो कुछ भी हुआ है उसी रात की वजह से हुआ है। ना हम उस रात को उस रास्ते से जाते और ना यह सब होता। पता नहीं वह मनहूस ऑटो वाला हमें उसे रास्ते से क्यों ले गया। ये आज तक एक रहस्य बनकर मेरे दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन इसका एक सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि मेरे मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति बहुत बढ़ गई है। अब मैं उनके सानिध्य को हर समय अपने आसपास महसूस करता हूँ। लेकिन जब भी कभी इस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सब की वजह से मुझे और मेरे परिवार को बहुत दुख और बदनामी झेलना पड़ा था। मैं तो प्रभु से यही विनती करता हूँ कि ऐसी घटना कभी किसी के साथ ना हो। पर आज भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। तो साथियों, अजीत के साथ जो घटना हुई वो एक साधारण घटना नहीं थी। अगर समय रहते किशन जैसे लोग उनको नहीं मिल पाते तो शायद अजित आज हमारे बीच में नहीं होते। लोगों को लगता है कि ये सब बातें केवल ढकोसले होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है। लेकिन हमें इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि कई चीज़ें होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं।
हम हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर नहीं रख सकते। जब चीजें हमारे सामने आती हैं या हमारे खुद के साथ ये चीजें घटित होती हैं, तभी हमें इन चीजों पर यकीन आता है। और जब इन आत्माओं का साया किसी इंसान पर पड़ता है तो कोई डॉक्टर, कोई मशीन इस बीमारी को नहीं पकड़ पाती। केवल भगवान की ताकत ही है जो इन सभी चीजों से लड़ सकती है। तो हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिए। ईश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत कीजिए। अगर वो सर्वशक्तिमान आपके साथ खड़ा है तो कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए, वो आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी, तो अपना एक लाइक जरूर करते जाना। और हाँ, जो लोग सबसे आखिर तक इस स्टोरी को सुन रहे हैं उनका दिल से थैंक यू, और वो मुझे अपना नाम कमेंट में जरूर बता दें ताकि अगली स्टोरी में उनका नाम ले सकूं। चलिए अब हम अपने फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। विवेक यूपी, राकेश अलीगढ़, धीर सिंह बुलदेश्वर, मुस्कान खान दिल्ली, मोहम्मद इरफान, संजय तिवारी यूपी, आशा सैनी रोहतक, जमुना दिव्य नेपाल, गोविंद साहनी पंजाब, पुष्पा राणा नागपुर। अब तक के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के साथ।